तो पहला है कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान क्या है। तो पहले 1982 से पहले क्या था, आरबीआई ये काम करता था, लेकिन अब नाबार्ड, नाबार्ड कब बना, 1982 से नाबार्ड ये काम करता है, ठीक है। फिर अगला आपका नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो हमने देखा कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और इसीलिए 12 जुलाई को नाबार्ड दिवस भी मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 42वां नाबार्ड दिवस मनाया गया। कौन सा, 42वां नाबार्ड दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। अगला है निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया। अगला है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड का गठन किया गया। तो हमने देखा था छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए 1982 लास्ट में 82 है, 8 से 2 घटा देना 6 बचेगा। इसी 6 को याद रखना कि छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड बना था। उस समय इंदिरा गांधी जी थे, वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नाबार्ड के गठन के समय उसकी आरंभिक अंश पूंजी कितनी थी। तो जब नाबार्ड का गठन किया गया तो उस समय उसका पेड अप कैपिटल था कितना, 100 करोड़, मात्र 100 करोड़। अब वर्तमान में नाबार्ड का जो पेड अप कैपिटल है वो आपका 30,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नाबार्ड के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, नाबार्ड के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको याद रखना है, बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंदिरा गांधी। फिर अगला है आपका नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो नाबार्ड का पूरा नाम NABARD, इससे याद रखना, ठीक है। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाबार्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो नाबार्ड का गठन जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड का नाम है वो याद रखना, उसमें अधिनियम 1981 याद रखना। नाबार्ड जो है 1982 में बना था, लेकिन अधिनियम जो है 1981 में लाया गया था। तो अधिनियम 1981 एक्स्ट्रा याद रखना। बाकी ये तो नाबार्ड का नाम है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक। फिर अगला है आपका 12 जुलाई 2023 जो हाल ही में नाबार्ड दिवस मनाया गया 42वां, उसका थीम क्या था, विषय वस्तु क्या था। तो आपको ये याद रखना 42वां था, तो यहाँ पे नाबार्ड 42 तो ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या याद रखेंगे, ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नाबार्ड के नाम में जो रूरल है वो भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ये ध्यान में रखेंगे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, नाबार्ड का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। इसके साथ साथ आरबीआई का मुख्यालय भी जो है मुंबई में है, ठीक। फिर अगला है नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे श्री एम रामकृष्णैया, है ना। और नाबार्ड के अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, केवी शाह जी। और वर्तमान में तो केवी शाह जी है। और नाबार्ड के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे वो कौन थे, रंजना कुमार। और कब बने थे, 2005 में। तो इस तरीके से अध्यक्ष के इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बनाकर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रंजना कुमार। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है आपका केवी शाह जी। निम्न में से किस वर्ष नाबार्ड को अपना पहला महिला अध्यक्ष मिला, 2005। तो इस तरीके से अध्यक्ष से भी 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला आपका नाबार्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करता है आरबीआई के परामर्श से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाबार्ड किस तरह का निकाय है, संवैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक या फिर गैर संविधिक निकाय, ठीक है। तो हमने देखा था कि सांविधिक निकाय है, ठीक है, याद रखेंगे, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। फिर अगला है नाबार्ड के गठन के समय आरबीआई और भारत सरकार की जो हिस्सेदारी का अनुपात था नाबार्ड में वो कितना था। तो गठन के समय 1982 में भारत सरकार, है ना, इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई, इन दोनों का जो शेयर था वो 50-50% था, ठीक है। वर्तमान में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी, अब जो वर्तमान में हम बात करें तो 100% शेयर अभी है। कई जगह गूगल में सर्च करेंगे तो 99% भी शो करता है ना, कई जगह 99% भी शो करता है, लेकिन वास्तव में 100% है। एक फैक्ट ये याद रख लेंगे, अगर ऑप्शन में 100% ना हो, 99% हो, तो आप ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में 100% जो है ना। फिर अगला है नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 के संदर्भ में क्या सही है। तो देखते हैं, यह अधिनियम केंद्र सरकार को नाबार्ड की पूंजी को 3,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की अनुमति देता है। हमने देखा था पहले 100 करोड़ था, यहाँ से हम 3,000 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं, ये हमने देखा था। तो ये ऑप्शन सही है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास अकेले नाबार्ड की शेयर पूंजी 51% होना चाहिए, ये प्रावधान था, तो ये भी था। संशोधित अधिनियम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए
और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्यमों को इसमें शामिल करता है, ये भी सही है। तो तीनों जो है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है नाबार्ड के कार्य क्या है। तो क्या कार्य है नाबार्ड के? कृषि ऋणों का पुनर्वित्त, ये हमने देखा था, ठीक है। कृषि से संबंधित ऋण चुकाने के लिए भी जो ऋण दिया जाता है उसको कहा जाता है पुनर्वित्त ऋण, ठीक है। तो कृषि ऋणों का पुनर्वित्त ये है। राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक ऋण देना, ये भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना, ठीक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण भी ये करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है नाबार्ड निम्न अवधि का ऋण देता है। तो हमने देखा, मैं आपको बता दिया था वैसे कि अल्पावधि ऋण, मध्यमा अवधि ऋण और दीर्घावधि ऋण ये सभी देता है। अल्पावधि ऋण को हम मानते हैं लगभग 15 माह तक, मध्यम अवधि हम मानते हैं 15 माह से 5 वर्ष तक, और जो 5 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए माना जाता है ना, 5 वर्ष से ज़्यादा, उसको माना जाता है आपका दीर्घावधि ऋण, ठीक है। तो इस तरीके से जो नाबार्ड के संदर्भ में ये याद रखना कि तीनों तरीके का ऋण नाबार्ड उपलब्ध कराता है। नाबार्ड के निदेशक बोर्ड में कितने अध्यक्ष एवं कितने निदेशक हो सकते हैं? तो अध्यक्ष तो एक ही रहता है, निदेशक हो सकते हैं 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कब जारी किया गया? तो नाबार्ड द्वारा केसीसी जारी किया गया 1988 में। किसके हेल्प से? आरबीआई के हेल्प से, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। फिर अगला है ई शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ई शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था 15/3/15, ऐसे याद रखना, मैंने आपको बताया था 15/3/15, 5 दिया 15, कुछ भी ट्रिक लगा लेना, है ना। तो 15/3/15 ई शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। ई शक्ति कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह, उनका डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण किया जा सके। फिर अगला आपका नाबार्ड की बोर्ड निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नाबार्ड की बोर्ड निदेशक की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार जो है रिजर्व बैंक के परामर्श से करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो क्वेश्चंस है अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला एमसीक्यूज है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है। तो हमने देखा था कि जब अंशों का निर्गमन अर्थात अंश को बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अंश पूंजी। दूसरा है अंश के संबंध में गलत कथन क्या है ना, सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अंश किसी अंशधारी का कंपनी में मौद्रिक हित को प्रकट करता है। तो ये तो सही है, ठीक है। अंश का तात्पर्य किसी कंपनी की कुल अंश पूंजी के एक भाग से है। तो ये भी सही हमने पढ़ा था। एक अंश कुल पूंजी का वह भाग है जो सामान्यतः हस्तांतरित नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हस्तांतरणीय मतलब ट्रांसफरेबल है, तभी तो कोई भी खरीद करके उसको मालिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी अंश किसी और को बेचा जा सकता है, मतलब वो ट्रांसफरेबल है। और यहाँ पर नहीं बोल रहा है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये गलत है। मतलब आपका जो सही है आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। अगला है कंपनी अपने अंशधारियों को कितनी सीमा तक अंश जारी कर सकती है? पूंजी की उसी अधिकतम सीमा को हम क्या कहते हैं? अर्थात जितनी अधिकतम सीमा को कंपनी जारी करती है कि इतने अधिकतम सीमा को हम बेच सकते हैं, मार्केट में उतार सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अधिकृत पूंजी कहा जाता है उसको, ठीक है। अधिकृत पूंजी को और किस नाम से जाना जाता है? अधिकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी के हिसाब से कंपनी का पंजीकरण किया जाता है। यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो वास्तव में जनता से अभिदान हेतु जारी किया जाता है। तो कौन, इसको हम क्या कहते हैं? जो जनता के अभिदान हेतु जारी किया जाता है उसको हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। हमने देखा था कि अधिकृत पूंजी को एक साथ जारी नहीं किया जाता। निर्गमित पूंजी वो है जो अधिकृत पूंजी के कुछ भाग को जनता के लिए जारी किया जाता है। अधिकृत पूंजी के उस भाग से है जो जनता को क्रय करने के लिए जारी नहीं किया जाता, उसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसको जारी नहीं किया जाता अनिर्गमित पूंजी। जिसको जारी किया जाता है निर्गमित और जारी नहीं किया जाता तो अनिर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे वास्तव में अंशधारियों द्वारा ले लिया गया है, क्या कहलाता है? अगर अंशधारियों द्वारा ले लिया जाता है तो उसको कहलाया जाता है प्रार्थित पूंजी, उसको हम कहते हैं। जब कंपनी प्रार्थित पूंजी जारी करती है तो उस अंश पर मांगे गए पैसे को कंपनी किस्तों में मांग करती है, और वह पूंजी क्या कहलाता है? जो किस्तों में मांगते हैं, याचना करते हैं, उसको याचित पूंजी हम कहते हैं। निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसका अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रदत्त पूंजी, ठीक है, जिसका भुगतान कर दिया गया हो। आवेदकों द्वारा याचनाओं के बकाया भाग को क्या कहा जाता है? याचना करने के बाद भी जो भाग बच जाता है उसको अदत्त पूंजी कहा जाता है। अगला है अयाचित पूंजी का वह भाग जो जनता से तत्काल न मांग कर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी के संदर्भ में गलत क्या है पढ़ते हैं, इसे संचित पूंजी भी कहा जाता है, आरक्षित पूंजी को संचित पूंजी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। जनता से तत्काल ना मांग कर भविष्य में आवश्यकता पड़ने के लिए इसको रखा जाता है, ये भी सही है। अयाचित पूंजी का आरक्षित पूंजी के रूप में निर्धारण करने के पश्चात इसे कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये वाला कंडीशन जो है ये गलत है। मतलब आपका जो सही आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, क्योंकि एक बार अयाचित पूंजी का आरक्षित पूंजी में जब निर्धारण उसका हो जाता है तो बाद में उसे बदला नहीं जाता, परिवर्तित नहीं किया जाता, ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर अगला है वे ऋण जो किसी व्यवसाय पर तत्काल या भविष्य में बकाया होते हैं, क्या कहलाता है, वो कहलाता है जो कि भविष्य पर बकाया होता है ना, ये देनदारियां कहलाता है, ठीक है। देनदारियां के उदाहरण क्या है, दे खाते, दे नोट, बैंक ऋण, ये सब कुछ जो है देनदारी के उदाहरण आपका एग्जाम्पल है। अगला ऐसे दायित्व या उधार जिनका भुगतान हमें एक वित्तीय वर्ष या इससे भी कम अवधि पर करना होता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका वर्तमान देनदारी कहलाता है, जिसका एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हमको भुगतान करना पड़ता है। दे खाते, अर्जित देनदारियां और दे मजदूरी आदि निम्न में से किसका उदाहरण है, ये वर्तमान देनदारियों का उदाहरण है। ऐसी देनदारियां जिनका भुगतान हमें एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय के लिए करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो दीर्घकालिक देनदारी कहलाता है। दीर्घकालिक देनदारियों के उदाहरण क्या है, बंधक, बॉन्ड, डिबेंचर, एक लाइन में याद कर लेना, मैंने आपको बताया था, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला है पेटेंट उल्लंघन ऋण के लिए गारंटी, मुकदमे और उत्पाद वारंटी के विरुद्ध दावे कौन सी देनदारी के उदाहरण है, तो ये कौन सी देनदारी के उदाहरण है, तो ये है आपका आकस्मिक देनदारी के उदाहरण। ऐसी देनदारियां जो भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक देनदारियां उसे हम कहते हैं। जब कोई कंपनी देयता की राशि से अधिक का भुगतान करती है, तो हमने देखा था कि इस तरीके का जब कंडीशन आ जाएगा तो उसे हम नकारात्मक दायित्व कहेंगे, ठीक है। वे पक्ष जिन पर कंपनी का कर्ज बकाया होता है, तो वे पक्ष जिन पर कंपनी का कर्ज बकाया होता है, अर्थात जिससे हमने कर्ज लिया हुआ है, जिससे कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो लेनदार कहलाता है, ठीक है। अगला है परिसंपत्ति के संदर्भ में सही है। परिसंपत्ति हम देखते हैं क्या क्या सही है इसके संदर्भ में, ऐसे वस्तु या संसाधन जो किसी कंपनी के पास है और आगे चलकर पैसे इससे आ जाएगा, तो ये सही है। यह दो प्रकार की होती है, चालू और अचल, ये भी सही है। संपत्तियों को मूर्त और अमूर्त संपत्ति के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऐसी परिसंपत्ति से तुरंत नगदी में परिवर्तित किया जा सके, इसको हम कहते हैं चालू परिसंपत्ति, और जिसको तुरंत नगदी में परिवर्तित नहीं किया जाता उसको हम कहते हैं अचल परिसंपत्ति, ठीक है। ऐसी परिसंपत्ति जो कंपनी के लिए लंबे समय तक चलने वाली और मूल्यवान होती है और लंबे समय में रकम में परिवर्तित उसको किया जा सकता है, वो कहलाता है अचल संपत्ति। नगदी खातों की प्राप्त राशियां, इवेंट्री, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आदि किस परिसंपत्ति का उदाहरण है, तो ये जो है आपका ये चालू परिसंपत्ति का उदाहरण है। फिर अगला आपका जमीन, भवन, प्लांट की मशीनें, ये सब जो है अचल परिसंपत्ति का उदाहरण है। ऐसी परिसंपत्ति जिसका भौतिक रूप होता है और कोई भी उन्हें देख, छू सकता है, महसूस कर सकता है, ये मूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण है। कॉपीराइट, रॉयल्टी आदि किस परिसंपत्ति का उदाहरण है, कि हमने ये देखा था, ये आकस्मिक परिसंपत्ति का उदाहरण है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन में कॉपीराइट, रॉयल्टी परिसंपत्ति के उदाहरण में ऑप्शन हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक 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 है, हमने क्या देखा था कि कॉपीराइट वगैरह जो है, रॉयल्टी वगैरह है, ये दिखता तो नहीं, तो अमूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण, ठीक है। राजस्व उत्पन्न करने में सहायता के लिए किस परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है, तो राजस्व उत्पन्न करने के लिए गैर परिचालन परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल 28 क्वेश्चन है, इतना पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर पहला है, पूंजी को व्यवसाय के दैनिक कार्यकलाप पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है, तो इस तरीके की पूंजी को हम क्या कहते हैं। हमने देखा था कि जो दैनिक कार्यकलापों के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए हर दिन काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो कार्य करने के लिए पूंजी है, हर दिन कार्य करने के लिए पूंजी कार्यशील पूंजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कार्यशील पूंजी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो हमने देखा कि ये तो हमको हर दिन चाहिए है ना, रेगुलर चाहिए है ना, तो इसको हम परिक्रमी पूंजी कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसको चक्री पूंजी भी कहेंगे। और अल्पावधि है ना, अल्पावधि मतलब हर दिन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार मुझे पैसे मिल गए फिर उसके बाद वो मुझे नहीं चाहिए है ना, हर समय के लिए चाहिए, अल्पावधि के लिए चाहिए है ना, तो ये भी आपका अल्पावधि पूंजी भी इसको कहा जाता है। तरल पूंजी फटाफट खर्चे भी हो जाता है इसका, तो तरल पूंजी। इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त डी इसका सही जवाब आ जाएगा।
फिर अगला आपका कार्यशील पूंजी की सर्वमान्य परिभाषा चालू परिसंपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन एल.जे. गिलमेंट ने कहा था। तो कथन से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, दैनिक व्यवसाय संचालन लागतों को कवर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी क्या कहलाती है? तो दैनिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए हमने देखा था कि जो आवश्यक न्यूनतम पूंजी है, इस न्यूनतम पूंजी को हम नियमित कार्यशील पूंजी कहेंगे, है ना। और इसी तरीके से सारे को हम समझ लेंगे, जैसे नियमित को समझा, उसे रिजर्व मार्जिन, मौसमी परिवर्तनीय और विशेष परिवर्तनीय सबका क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है वह पूंजी जो कंपनियों अपनी नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त आरक्षित रखती है, उसको हम कहते हैं रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। ऐसी पूंजी जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए कंपनी का व्यापार जब अधिक होता है उस समय के लिए आवश्यक पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी या फिर परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पे मौसमी परिवर्तनीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निश्चित मौसम के लिए, है ना, निश्चित अवधि के लिए। फिर अगला आपका व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने या फिर अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए जिस विशेष या पूरक कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है, इसको हम कहते हैं विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पर आप समझिए, विशेष मतलब कुछ विशेष कारण के लिए, जैसे नए सिरे से शुरू करना है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटना है, उस समय जो कार्यशील पूंजी लगेगा उसको विशेष कार्यशील पूंजी कहेंगे। और मौसमी परिवर्तनीय का मतलब मौसम के कारण, जैसे बरसात के मौसम में क्या बिजनेस करेंगे अगर उसमें खर्चा लग रहा है, तो ठंड के मौसम में क्या बिजनेस करेंगे उसमें खर्चा लग रहा है, तो वो मौसमी परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी हो गया। अगला आपका व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति जो करेंट एसेट है, टोटल करेंट एसेट है ना, टोटल करेंट एसेट, उसको हम क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि जो टोटल करेंट एसेट है, जहां से पैसा आ सकता है, उसी को तो ही हम आपका कार्यशील पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी में सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, जहां पर आप शुद्ध लगा देंगे तो घटाना पड़ता है किसको? जो भी हमारी देनदारी है, जो बकाया है, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसी तरीके से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कई बार क्या है, सही है हम पढ़ लेते हैं, नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो पहले आपका सकल कार्यशील पूंजी से आशय व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति से के योग से, इसको हमने जस्ट 1 मिनट पहले देखा, ये सही है। सकल कार्यशील पूंजी में कंपनी की देनदारी मतलब जो दायित्व होता है उसकी कटौती शामिल नहीं करते, अगर शामिल करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी शुद्ध कार्यशील पूंजी से अधिक होती है क्योंकि हम उसमें देनदारी को नहीं घटाते, और शुद्ध कार्यशील पूंजी हमेशा सकल कार्यशील पूंजी से कम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ये कम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी जो है सकल से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी, अब आपने समझ गए ना, तो ये जो आंसर ये सही रहेगा, मतलब ये सारे पॉइंट तो सही है, ये गलत है, मतलब इसका आंसर ये सही होगा। अगला है सकल कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है? तो हमने देखा था कि जो चालू परिसंपत्ति है उसमें देनदारियों को घटाना है, देनदारी को हम दायित्व भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये माइनस याद रखना आप, ठीक है। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये होता है आपका सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर अगला है आपका चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाने के बाद जो शेष रकम बचती है, तो जहां भी घटाना वाला आएगा आप याद रख लेना शुद्ध कार्यशील पूंजी, जिसको हम कहते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है? यहीं पे हमने देखा कि चालू संपत्ति में घटा देते हैं, है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, घटाएंगे, चालू संपत्ति में चालू दायित्व घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी कंपनी की वर्तमान देनदारियां उसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती, तो जब दायित्व बढ़ जाता है, जब ऋण कर्जा बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन संपत्ति कम रहेगा, नगद कम रहेगा, तो उसको उस कंडीशन को हमने देखा था कि हम कहते हैं नकारात्मक कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम रेगुलर काम कर सकें। काम किस तरीके से हम करेंगे? कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए भी हमको धन चाहिए, तो ये पॉइंट मार्केटिंग विक्रय करने के लिए भी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। अगला है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक। व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग टाइप की, अगर आप व्यवसाय करेंगे तो वहाँ पे कार्यशील पूंजी अलग अलग देखने को मिलेगा। संचालन की प्रकृति है ना, बड़े पैमाने पे करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, छोटे पैमाने पे करेंगे कम लगेगा। व्यापार का आकार आपका बहुत बड़ा कारखाना है या फिर एक छोटा सा ठेला है, दोनों में तो कार्यशील पूंजी अंतर रहेगा ना, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह हैं, जैसे आप यूट्यूब में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम इन टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे संबंधित थ्योरी हमने पढ़ लिया था और थ्योरी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए होंगे तो वो भी आज की क्लास में कवर हो जाएगा। लास्ट तक पूरा ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। अभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मात्र 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो ये जो ऑफर है अभी भी वैलिड है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन का वहाँ पे सॉल्यूशन सहित आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है अल्पकालिक साख हेतु सहकारी बैंकों की संरचना कितने स्तरीय है। तो सहकारी बैंकों की संरचना अल्पकालिक साख हेतु त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे ऊपर होता है अपेक्स बैंक, जिसको हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां पर है ऐसा पूछा जाए तो याद रखना इसका मुख्यालय है रायपुर। अब उसके नीचे आता है आपका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और ये पूछा जाए कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी है तो आप याद रखना 6। कैसे याद रखेंगे? 5 संभाग के सभी मुख्यालय, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, प्लस एक्स्ट्रा याद रखना राजनांदगांव। तो सबसे ऊपर आपका सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, उसके बाद बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो बस्तर का जगदलपुर और एक राजनांदगांव। और दुर्ग संभाग में दुर्ग और राजनांदगांव, इस तरीके से 2 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। तो इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सी बैंक अल्पकालिक साख हेतु प्रतिबद्ध है। तो ये जो तीनों है, प्राथमिक साख समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, ये तीनों इसका सही जवाब होगा। तो उपरोक्त तो सभी सही आंसर आ जाएगा। अल्पकालिक साख हेतु ये त्रिस्तरीय संरचना राज्य में संचालित है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली सरकार प्रायोजित, सरकार समर्थित और सरकार के द्वारा सब्सिडी वाली वित्तीय संस्था का नाम क्या है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। सहकारी बैंक मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है? तो सहकारी बैंक जो विपणन का भी काम करता है, ठीक है, वितरण का भी काम करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, प्रतिधारण, ये सब काम करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से विनियमित अर्थात रेगुलेट या फिर नियंत्रित किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे हमने पढ़ा था बैंकिंग विनियमन अधिनियम अर्थात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें ये चीज देखा था। इसके अलावा बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के तहत भी रेगुलेट किया जाता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए और बी जो है सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहकारी संस्था किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो सहकारी संस्था का अगर हम सिद्धांत देखें तो वो स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता वाला होता है, अर्थात कोई भी स्वैच्छिक रूप से सदस्य बन सकता है। खुली सदस्यता मतलब किसी भी वर्ग को बैन वहां पे नहीं किया जा सकता, जो भी अपनी मर्जी से चाहे सदस्य बन सकता है। वहां पे सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण वहां पे होता है। हमने देखा था कि वहां पे जो भी काम होता है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सब सदस्य जो है अपने मत के अनुसार काम करते हैं वहां पे। अगला है स्वायत्त तथा स्वाधीन, अर्थात वो स्वतंत्र इकाई होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के संशोधन के बाद अब सोसाइटी का गठन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। पहले जब अधिनियम आया था सोसाइटी अधिनियम 1960 तो उसमें कम से कम 20 सदस्य जरूरी होते थे। 20 सदस्यों के द्वारा जो है सोसाइटी का गठन किया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और कितने कम से कम 10 व्यक्तियों के द्वारा जो है सोसाइटी का गठन किया जा सकता है। तो ये संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के संशोधन के बाद अब सोसाइटी का पंजीकरण कितने दिवस के भीतर किया जाता है। तो 2 चीज चेंज किया गया है। यहाँ पे जैसे 20 सदस्य जरूरी होते थे तो इसको हाफ करके 10 कर दिया गया। यहाँ पे जो 90 दिन होता था इसको भी हाफ करके 45 दिन किया गया है ना। मतलब सोसाइटी का जो पंजीयन होता है वो 90 के बजाय 45 दिवस के भीतर किया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/12/2022 तक कुल कितने सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति तो टोटल 278 याद रखेंगे। ठीक, कितना? 278। अगला क्वेश्चन है 2020 में भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन लाकर सहकारी बैंकों के विनियमन को किसके अंतर्गत लाने के लिए मंजूरी दे दी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसके संशोधन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के कंट्रोल में ये आ गया है। पहले क्या था? पहले आरबीआई और राज्य सरकार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से दोहरे नियंत्रण में होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में ला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अर्थात अपेक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अपेक्स बैंक का मुख्यालय है वो है आपका रायपुर में। वर्तमान में राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अभी वर्तमान में 6 जो है आपका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ के जो है जो 5 संभाग है ना, उसका जो है मुख्यालय आप याद रखना है। जैसे यहाँ पे अंबिकापुर आ जाएगा, यहाँ पे बिलासपुर, यहाँ पे दुर्ग, यहाँ पे रायपुर और यहाँ पे जगदलपुर और एक एक्स्ट्रा याद रखना राजनांदगांव। इस तरीके से जो 6 है वो आपको याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के कृषकों को कितने राशि का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। तो ऋण देने का लक्ष्य रखा था 5800 करोड़, जिसमें से कितना दिया गया ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए है ना। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वही है, इसमें से जितना लक्ष्य रखा गया था उसमें से दिया गया 5563 करोड़ है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला है प्रदेश का नवीनतम सहकारी शक्कर कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो सबसे नवीनतम अभी है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, निम्न में से बोल रहा है, मतलब इन चारों में से नवीनतम कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ये 2016-17 में बना था। तो सबसे नवीनतम ये है, आपको याद रखना। कहां पर? ये कबीरधाम में। ठीक है, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना की जो कुल पेराई क्षमता है वो कितना है। तो आपको याद रखना है 2500 TCD।
फिर अगला है केवाईसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो केवाईसी नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हम सारे कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इस ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या आएगा। तो पहला है केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जाने। अगर हिंदी में हम केवाईसी का फुल फॉर्म करें तो केवाईसी का होता है नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जाने। हिंदी में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ये इसका सही जवाब है। मतलब ये जो एक नंबर है वो सही है। अगला बढ़ते हैं। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA है ना के तहत पेश किया गया था। ये 2002 में आया था ये एक्ट, तो ये भी सही है। अगला है केवाईसी प्रक्रिया में आईडी कार्ड सत्यापन, चेहरा सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन जैसे उपयोगिता बिल, पते के प्रमाण के रूप में और बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल किया जाता है, तो ये भी सही है। धोखाधड़ी को सीमित करने के लिए बैंकों को केवाईसी नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त तो जो चारों है सही है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1 2 3 4 सब कुछ सही है। जब केवाईसी लाया गया था तो उसका मेन जो पर्पस था यही था कि धोखाधड़ी से बचने के लिए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए इसको लाया गया है ना। अगला है अपने ग्राहक को जाने नियमों को निम्नलिखित में से किसके नियमन के तहत जो है वित्तीय लेन देन में आरंभ किया गया। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, जो थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, ये वाला है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम। तो इसका सही जवाब आ जाएगा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इसी के अंतर्गत जो है केवाईसी को लाया गया। केवाईसी अनुपालन खालिस्तान की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है, यही इसका नाम आ जाएगा। इंग्लिश में देखिए दोबारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फिर अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हमने थ्योरी में छूट गया था ये, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहते हैं शॉर्ट में, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के संबंध में सही है। क्या सही है हम देखते हैं, चलिए। इसका जो उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामले को रोकना है। तो ये जो ऑप्शन है सही है। इसको लाया क्यों गया था, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियां जो भी होती हैं इन सबको रोका जा सके। और यह 1989 में लाया गया, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना, ठीक है। 1989 में ग्रुप ऑफ 7 G7 के सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस में, एकदम इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका FATF का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन आए, तो वर्तमान में अध्यक्ष है T राजा कुमार, ठीक है, याद रखना T राजा कुमार। तो जो T राजा कुमार है वो कहां के हैं, वो सिंगापुर के हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जुलाई 2020 में पदभार संभाला था। और अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 1 जुलाई से शुरू होता है और ये 30 जून तक समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है वर्तमान में FATF के कुल कितने सदस्य हैं। तो FATL के जो है कुल कितने सदस्य हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो 39। और कुल कितने देश इसके सदस्य हैं, ऐसा पूछा जाए तो 37, ठीक है। जो 2 है वो कोई देश नहीं है, वो एक संस्था है, उसको हम आगे देख लेंगे, है ना। भारत कब FATF का पूर्ण सदस्य बना, तो भारत जो है वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना। भारत जो है FATF का पूर्ण सदस्य कब बना, 2010 में। 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ था भारत। उसके बाद 2010 में पूर्ण रूप से सदस्य बन गया FATF का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला है FATF ने वर्तमान में कितने देशों को ब्लैक लिस्ट में डाला है। देखिए FATF क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कोई ऐसा कंट्री जो उसको सपोर्ट करता हो आतंकवादी गतिविधियों को, तो अगर कोई देश ऐसा जहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और उनको मनी भी दे रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऐसे कंट्री को वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और एक ग्रे लिस्ट भी होता है जहां पर अगर कोई देश आतंकवादियों को कोई स्थान देता है, जगह देता है जहां पर वो गतिविधियां अपनी कर सके। जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उसके बाद 4 साल बाद उसको हटा दिया, है ना। तो जब जो FATF है अगर कोई ग्रे लिस्ट में चले गया तो उसको एक नियमावली देती है, उसको फॉलो करना होता है, तब वो ग्रे लिस्ट से बाहर आता है। तो अभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। जो 3 कंट्री है वर्तमान में ब्लैक लिस्ट में है FATF की, और जो 3 कंट्री हैं कौन कौन से हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार। तो ये जो तीनों कंट्री हैं ब्लैक लिस्ट में। जब FATF के ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री चली जाती है तो उसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे IMF बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना। तो यहाँ सब से जो है उसको एक तरीके से बैन कर दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं थोड़ा सा कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट इसके क्या होते हैं। तो ग्रे लिस्ट जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, जैसे कि पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था ग्रे लिस्ट में, हालांकि उसको अब हटा दिया गया, तो उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जबकि ब्लैक लिस्ट में अगर हम देखें तो ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अभी देखें तो अभी ब्लैक लिस्ट में 3 देश हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार, ठीक है। और FATF की सूची में अगर कोई
आ जाता है, जैसे ग्रे लिस्ट में आ गया, ब्लैक लिस्ट में आ गया, तो उसका परिणाम क्या होता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे कि आपका आईएमएफ हो गया है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया है ना, और एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये सारी वित्तीय संस्थाओं में आर्थिक रूप से उसको ऋण देना, ये सब में प्रतिबंध कर दिया जाता है। वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में उनको समस्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कम कर दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ऐसे देशों को बहिष्कार करने की कोशिश किया जाता है। और एफएटीएफ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, 37 सदस्य देश हैं, जबकि कुल जो मेंबर है वो है 39। ठीक है, सदस्य जो देश है 37 और मेंबर में है 39। तो ये जो दो हैं क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद, ये जो दो है क्षेत्रीय संगठन है, और देश है 37। तो 37 + 2 इस तरीके से टोटल 39 सदस्य अर्थात मेंबर है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब सभी बैंकों के लिए केवाईसी मानदंड पेश किए थे, अर्थात भारत में केवाईसी कब अस्तित्व में आया था, इस तरीके से क्वेश्चन आया तो याद रखना 2002 में केवाईसी आया था। जो पीएमएलए एक्ट हमने देखा था ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो उसी के अंतर्गत 2002 में केवाईसी भारत में आया था, और इसको 2004 में कंपलसरी किया गया सभी बैंकों के लिए, है ना। अगला है, केवाईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केवाईसी का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग बंद करना, आतंकवादी वित्त पोषण लगाम करना, और ग्राहकों को समझना और भविष्य में जोखिमों से बचना। ठीक है, तो केवाईसी क्यों किया जाता है, केवाईसी इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कस्टमर है बैंक के, उसको समझा जा सके, उसकी सही तरीके से पहचान किया जा सके, इसलिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें मांगी जाती है। और इसका जो मेन उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग बंद करना, अर्थात जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इस सारे प्रोसेस को बंद करना, और इसी जो मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवादियों को एक तरीके से संरक्षण मिलता है, उसको फंडिंग मिलता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि आतंकवादी वित्त पोषण पर लगाम करना, ये सारे जो तीनों हैं मेन बेसिक उद्देश्य हैं केवाईसी के। तो इसका जो है उपरोक्त सभी सही आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस वर्ष सभी बैंकों के लिए केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया था, तो 2002 में आरबीआई ने केवाईसी लॉन्च किया था, और 2004 में कंपलसरी कर दिया था, और एक डेडलाइन भी दे दिया गया था दिसंबर 2005 तक कि सबको जो है सारे वित्तीय संस्था को केवाईसी अनिवार्य करने के दौरान जो भी काम है वो खत्म करना है। अगला है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग अधिनियम विनियमन अधिनियम 1949 के किस धारा को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम रिकॉर्ड्स का रखरखाव के लिए सृजित किया गया था, तो यहाँ पे जो धारा आएगा वो धारा 35A के अंतर्गत ऐसा होता है। अगला है, केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में सही है, तो केवाईसी के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए ये हम देखते हैं। तो फोटोग्राफ के साथ एक पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सही है, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है, उसमें आपके फोटो भी होते हैं। एक पते का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अगर आप पेश कर रहे हैं जहां पर आपका एड्रेस नहीं है, जैसे पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड में देखेंगे तो एड्रेस नहीं है, तो आपको क्या है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं जिसमें आपका सिर्फ पहचान है, एड्रेस नहीं है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करना होगा जहां पे आपका एड्रेस प्रूफ भी मिल जाए। ठीक है, तो यदि आपके द्वारा पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में पते का विवरण नहीं है, तो एक और आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपका विवरण होना चाहिए। तो ये जो है तीनों सही है। ठीक है, और अगला है, ई केवाईसी के लिए आधार नंबर भी अनिवार्य है, तो ये भी सही है, तो चारों सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर अगला है, केवाईसी के लिए सरकार द्वारा कुल कितने दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज का दर्जा दिया गया, तो टोटल जो है 6 दस्तावेजों को केवाईसी के लिए ऑफिशियली रूप से आधिकारिक रूप से जो है वैध बताया गया। और ये 6 कौन कौन से हैं, आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और नरेगा जॉब कार्ड। इस तरीके से ये जो 6 है इसको आधिकारिक दस्तावेज माना गया है केवाईसी के लिए। तो अगर आप केवाईसी कराना चाहेंगे तो इनमें से चीजें जो भी है आप लेके जा सकते हैं, दस्तावेज जितने भी है ना। केवाईसी पॉलिसी के अनुसार ग्राहकों को कितने जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 3 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है केवाईसी के अनुसार। ये 3 श्रेणी है, उच्च, मध्यम और निम्न, अर्थात उच्च जोखिम श्रेणी, मध्यम जोखिम श्रेणी और निम्न जोखिम श्रेणी। थ्योरी में जब मैं थ्योरी पढ़ाया था इसका बहुत डिटेल पढ़ाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए किस अवधि में केवाईसी अपने ग्राहकों को जाने, केवाईसी का फुल फॉर्म कर दिया, केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा, ये अगर उच्च जोखिम वाला है तो 2 साल में एक बार करना अनिवार्य है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित कानून के अनुसार केवाईसी औपचारिकताओं को निम्न प्रारूप रूप से करना चाहिए। जैसे कि उच्च जोखिम वाले ग्राहक है तो 2 साल में एक बार, अगर मध्यम जोखिम वाले ग्राहक है तो 8 साल में एक बार, और अगर कम जोखिम वाले ग्राहक है तो 10 साल में एक बार जो है केवाईसी करना कंपलसरी है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर आपका केवाईसी ऑनलाइन तरीके से किया जाता है तो आपको कितने रुपए हर साल निवेश करने की अनुमति होगी। तो अगर ऑनलाइन किया जाता है केवाईसी, अगर खुद आप जैसे किसी भी वेबसाइट या फिर बैंक के वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन केवाईसी अपना खुद करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अगर किया जाता है तो मात्र 50,000 रुपए
प्रति वर्ष निवेश किया जा सकता है। अगला है आपका, अगर ऑफलाइन किया जाएगा तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, ऑनलाइन में लिमिट है 50,000 रुपये। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में यहाँ की जो माफिया लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे उसके हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना, यूएसए। अगला है, अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हवाला जो है अलग चीज हो जाता है। हवाला क्या होता है? जैसे आप बाहर कंट्री में गए हैं और वहां पैसा कमाकर गलत तरीके से यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप कैसे भेज रहे हैं? उसका जो भी टैक्स कटना चाहिए उस तरीके से ना कट के आप किसी मीडिएटर के थ्रू भेज रहे हैं, या फिर आप फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पे जो भेज रहे हैं उसमें कोई टैक्स या फिर जो लीगल तरीका है भेजना उस तरीके से ना भेजकर इलीगल तरीके से भेज रहे हैं, तो वो हो जाता है हवाला। हवाला मतलब दूसरे कंट्री से एक कंट्री में पैसा भेजना। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल फंडा है, काला धन को सफ़ेद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और हर वो चीज़ काला धन कहलाता है जिसमें टैक्स वगैरह नहीं कटता। तो अगर ऐसा कोई पैसा जिसमें टैक्स नहीं कटता या फिर जिसको टैक्स बचाया गया है तो वो हो गया आपका काला धन, गलत तरीके से कमाया हुआ धन हो गया काला धन। और उसको सफ़ेद धन अर्थात वैध धन में कन्वर्ट करना, जो अवैध धन है उसको वैध धन में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और ये कैसे किया जाता है? एक शेल कंपनी बना दी जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे तो शेल कंपनियाँ वो होती है जो सिर्फ कागजी दस्तावेज में एक कंपनी है, वास्तव में फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भौतिक रूप से वो दिखता ही नहीं, सिर्फ कागज में है। और वहां पर इन्वेस्टमेंट दिखा दिया जाता है कि ये जो पैसा है हम वहां पे इन्वेस्ट किया और वहां से जो है हमको ये पैसा आया, और इस तरीके से जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग में निम्नलिखित में से कौन से चरण जो है वो शामिल है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे प्रथम चरण होता है उसको कहा जाता है प्लेसमेंट। दूसरे चरण को कहा जाता है लेयरिंग। प्लेसमेंट में क्या होता है? उगाही की जाती है। लेयरिंग में जो है पैसा को छुपाने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद अंतिम चरण है एकीकरण, जिसमें काला धन को सफेद धन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तीन है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण। तो यहाँ पे ये जो तीन है वही आएगा, मतलब ये 1 2 3 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा चौथा चरण नहीं है इसमें, है ना। अब अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण क्या कहलाता है? तो हमने देख लिया था कि पहला चरण कहलाता है प्लेसमेंट, दूसरा चरण कहलाता है आपका लेयरिंग और अंतिम चरण कहलाता है आपका एकीकरण। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन तो यहीं पे एक साथ हम कवर कर लिए। अगला है, ऐसी कंपनी जो केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती है, वास्तविक दुनिया में नहीं होती, इस तरीके की जो कंपनी है जो जहां से मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां की जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शेल कंपनियां, ठीक है। शेल कंपनियां एक फर्जी कंपनियां हैं जो केवल दस्तावेज में होती है। अगर इसको ढूंढने जाओगे तो ना ये कोई उत्पादन करता है, ना आपको फिजिकली कहीं मिलेगा, ना इसका कोई बिल्डिंग मिलेगा, ना कोई कंपनी मिलेगा। ये सिर्फ एक गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उस काले धन को वैध धन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरह की कंपनी को हम कहते हैं शेल कंपनी। अगला है, प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी भी कहा जाता है ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू किया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष ये जो प्रवर्तन निदेशालय है इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन 1956 में किया गया था, 1 मई 1956। 1 मई 1956 में इसका गठन किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय जो है राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। जैसे आजकल ईडी बहुत एक्टिव है, जगह जगह छापामारी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? वही मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए, है ना। 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था और वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम, इसको जो हम PMLA के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पर ईडी जो है कानून लागू करता है। पूरा थ्योरी हमने पढ़ा, जितना थ्योरी पढ़ा उससे संबंधित हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है एनपीए के संबंध में सही क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऋण लेने वाला व्यक्ति 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए ब्याज, शुल्क, कमीशन या अन्य किसी भी देय भुगतान करने में अगर विफल हो जाता है तो उसको हम एनपीए कहते हैं। ये पहले नरसिम्हन जो समिति था उसके हिसाब से कहा गया था, लेकिन अब अपडेट किया गया और अपडेट करके क्या किया गया, 90 दिनों से अधिक अवधि, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझकर 90 वाला 2 3 डाल दिया है, 90 दिन से कम लिखा है यहाँ पर और 90 दिन के भीतर लिखा है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको याद रखना है 90 दिनों से अधिक अवधि, ठीक है। अगर ये अधिक ऑप्शन में ना हो, अधिक ऑप्शन में अगर ना हो तब ये 90 दिनों के भीतर वाला आप आंसर में ले लेना, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप अधिक वाला ही लेना, क्योंकि कई जगह 90 दिनों के भीतर लिख दिया गया है। अब क्या है, जब व्यापम या फिर सीजीपीएससी का क्वेश्चन बनता है तो कई लोग डायरेक्ट नेट से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आजकल ऐसा कि ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिंपली कहीं से भी नेट से डाउनलोड करके क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है 90 दिन के भीतर वाला ऑप्शन मिल जाए आपको, तो 90 दिन के भीतर वाला ऑप्शन रहेगा तो आप ले लेना। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन मिलेगा तो 90 दिन से अधिक अवधि वाला ही आपको याद रखना है और इसी को ही लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है नरसिम्हन समिति के अनुसार किसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता था। तो हमने देखा था कि नरसिम्हन समिति के अनुसार 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जो ब्याज या फिर मूलधन अदत्त हो अर्थात तो वापस ना आ सके उसको एनपीए माना गया था। और ये जो 90 दिन या फिर 180 दिन है वो कंटिन्यू है ना, लगातार 180 दिन बीत गए और ब्याज या फिर मूलधन नहीं आ रहा है, लगातार 90 दिन बीत गए ब्याज और मूलधन नहीं आ रहा है, तब जाकर उसको एनपीए माना जाता है। अगला है गैर निष्पादित परिसंपत्ति के अतिदेय के संबंध में ये जो अवधि है 180 दिन, इससे कम करके 90 दिन कब किया गया। तो 90 दिन कब किया गया, 31 मार्च 2004। ठीक है, 2004 याद रख लेना और 31 मार्च ध्यान में रख लेना। कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे। 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो 2004 याद रख लेना। ठीक है, और इस 3 का तीसरा महीना क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना, तो सामने वाला 3 का तीसरा महीना और 3 और 1 इक्वल टू 4, इस तरीके से 31/3/2004 ये याद रख लेना। फिर अगला है भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अर्थात एनपीए क्या है। तो एनपीए जो है ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता, उसको हम एनपीए कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपको सही दिखेगा। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो एनपीए का पूरा नाम इस तरीके से भी आपको आ सकता है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पे नेट लिखा है, यहाँ पे अकाउंट लिखा है, तो ये सब तो नहीं है, आपको याद रखना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए का पूरा नाम है। अगला है एक ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है जब ब्याज या मूलधन किसी अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है। तो कितना अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है, तब 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाता है तब, है ना। एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है। और एनपीए को अनर्जक परिसंपत्ति भी कहा जाता है। ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे अपडेट कर लेना, एनपीए को अनर्जक परिसंपत्ति भी कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित परिसंपत्ति का एक और नाम है वो, है ना। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में गलत क्या है, तो हमने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को क्या क्या पढ़ा था, उपमानक परिसंपत्ति पहला, है ना। और यहाँ पे 12 माह तक जो है एनपीए वो रहता है और वहाँ पे वसूली नहीं हो पाता। तब संदिग्ध परिसंपत्ति 12 महीने से ज़्यादा बीत गया वो एनपीए है, और यहाँ पे थोड़ा उम्मीद रहता है, उम्मीद नहीं खोया जाता है, यहाँ पे उम्मीद रहता है कि वो ऋण वापस आ जाएगा। हानि वाली परिसंपत्ति क्या है, यहाँ पे टोटल उम्मीद खत्म हो जाता है ना, और ये हानि वाली परिसंपत्ति बन जाती है। तो ये तीनों तो है आपके यहाँ पे निष्पादित परिसंपत्ति, ये जो है ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि कोई परिसंपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बनी हुई है तब उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसको कहा जाता है उपमानक परिसंपत्ति। यदि कोई परिसंपत्ति 12 महीने से अधिक अवधि के लिए एनपीए बनी हुई है पर ऋण वापसी की संभावना भी बनी हुई है, तब हम उसको कहते हैं संदिग्ध परिसंपत्ति। ऐसी परिसंपत्ति जिसमें दिए गए ऋण की वापसी आने की उम्मीद ना हो एवं जहां बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षक द्वारा हानि की पहचान की गई है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हानि वाली परिसंपत्ति। जो हम लोगों ने टेस्ट बोला था 90 रुपीज़ में हम लॉन्च करेंगे, वो आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, आज शाम तक आ जाएगा। और हम लोगों ने बोला था जो आपका 25 नंबर का सिलेबस है जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको शाम तक आ जाएगा। क्योंकि अभी ये क्लास जब मैं रेडी कर रहा था तो आधा ही बन पाया, उसको मैं कल दोपहर तक पूरा कर दूंगा और जल्दी से जल्दी शाम तक उसको लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी ऋण परिसंपत्ति का कुल योग जिसे सभी गैर मानक परिसंपत्ति हो गया, है ना, जैसे उपमानक परिसंपत्ति हो गया आपका और हानि वाली परिसंपत्ति हो, सबका योग क्या कहलाता है, सबका योग कहलाता है आपका सकल एनपीए। निम्न में से कौन सा एनपीए बैंकों के वास्तविक बोझ अर्थात वास्तविक एनपीए को दर्शाता है, तो वास्तविक और शुद्ध मैंने आपको बताया था, ये वाला आंसर आपका सही आ जाएगा। फिर अगला है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के प्रभाव के संबंध में क्या गलत है, क्या गलत है पढ़ते हैं। इससे भारतीय प्रतिभूति बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। अगर पैसा देगा, है ना, पैसा बाजार में वापस, पैसा बैंक में वापस नहीं आएगा तो बाजार में भी वापस नहीं जाएगा, है ना। तो पैसा जो है बाजार में कमी हो जाती है। एनपीए बढ़ने से मुद्रास्फीति अधिक होती है, महंगाई बढ़ती है एनपीए बढ़ने से, हमने देखा था, है ना। और एनपीए से आर्थिक विकास दर भी कम हो जाता है। एनपीए बढ़ने से मुद्रास्फीति कम होती है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एनपीए जब बढ़ता है तो मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई जो है बढ़ती है, ना कि कम होती है। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए बढ़ने के कारण क्या है, सरकार द्वारा ऋण माफी, जब ऋण माफी कर दिया जाता है तो एनपीए बढ़ता है, ये हमने देखा था। बैंकों द्वारा बिना सही जांचे परख के ऋण दे देना, है ना, बिना जांचे अगर ऋण दे देगा तो ऋण वापस नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। अप्रभावी वसूली न्यायाधिकरण, है ना, न्यायाधिकरण जो है वो वसूल नहीं कर पाता, अप्रभावी है, तो ये भी मतलब उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आपका निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जुलाई 1978 को हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है आपका माइकल पात्रा, नाम याद रखेंगे, माइकल पात्रा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम किसके स्वामित्व के अधीन है? तो ये आरबीआई के अधीन है। किसके स्वामित्व के अधीन? आरबीआई के स्वामित्व के अधीन। कुल पूंजी आरबीआई द्वारा अदत्त है 50 करोड़, है ना। परिसमापनाधीन बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों की निपटान कौन करता है? तो कौन निपटान करता है? यहाँ पे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ये काम करता है। तो ऑप्शन जो सी है इसको आप सही लगाएंगे। फिर अगला है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निम्न में से किस संस्था का विलय करके बनाया गया? तो ये जो दो संस्था आप देख रहे हैं, जमा बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस दोनों को जोड़कर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जमा बीमा निगम और सी नहीं है, जमा बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जीवन बीमा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये जीवन बीमा तो कहीं पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी जीवन बीमा हो गया, यहाँ पे भी जीवन बीमा हो गया। और ठीक, ये तीसरा जो ऑप्शन है जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये दोनों को जोड़कर बनाया गया। जमा बीमा निगम हो गया, ठीक ठीक ठीक। जमा बीमा निगम और जीवन बीमा निगम को यहाँ पे काट देना, ठीक है। यहाँ पे जमा बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी में, इसको मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जमा बीमा निगम इसको और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है आपका निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, है ना। इसको आपको अपडेट करके मैं दे दूंगा। फिर अगला है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम किस वर्ष लाया गया? ये जो है 1978 में लाया गया। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ? ये आपका 1 जनवरी 1962 में लागू हुआ। ये 61 में आया था और लागू होते होते 1 जनवरी आ गया, 1 जनवरी 1962 हो गया। फिर यह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की प्राधिकृत पूंजी कितनी है? आरबीआई द्वारा अदत्त है 50 करोड़ रुपए है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रबंधन निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको काट देना, निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं इसको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें जो टाइपिंग मिस्टेक हुई उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के जो निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो आपका होता है आरबीआई का उप गवर्नर, याद रखना, ना कि आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का उप गवर्नर। तो इस तरीके से आज ये सारे एमसीक्यूज हमने देख लिए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम जमा एवं ऋण योजनाएं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने सहकारिता का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज नहीं खरीदा तो अभी भी मात्र 99 रुपीज में आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सहकारिता का। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक टॉपिक का एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जमा एवं ऋण योजनाएं, इसमें टॉप 45 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से टेस्ट सीरीज में आपको हर एक इंडिविजुअल टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। जैसे आज का आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आंसर क्या लेना चाहिए, ये सब कुछ पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप मात्र 99 रुपीज में टेस्ट ले सकते हैं और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसको फटाफट ले लीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। आज का जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको शॉर्ट में पीएमजेडीवाई भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछ दिया जाता है कि पीएमजेडीवाई योजना जो है इसकी घोषणा कब की गई। तो हमने जब थ्योरी पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई। लेकिन ये योजना आरंभ कब हुआ, चालू कब हुआ, ऐसा पूछा जाए तो 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुआ। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। घोषणा हुई 15 अगस्त 2014 को और 28 अगस्त 2014 को इसको लागू किया गया, अर्थात आरंभ किया गया। अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुरू किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इनके द्वारा ये योजना शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो किससे संबंधित है, ये वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से संबंधित है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये जो वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है वास्तव में क्या होता है, जो समाज के पिछड़े और जो कम आय वर्ग वाले लोग हैं उनको वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना या फिर बैंकों से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना से पहले बहुत सारे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आए, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है बाकी के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से अलग इसलिए था क्योंकि इससे पहले जितने भी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आते थे उसमें बाउंडेशन रख दिया जाता था कि कम से कम 2000 आबादी वाले गांव या फिर शहरों में जो है वित्तीय सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन ऐसा बाउंडेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना में नहीं रखा गया, जबकि बाउंडेशन इसके अलावा क्या रखा गया कि परिवार के हर एक जो सदस्य हैं कम से कम एक सदस्य का जो है बैंकिंग खाता होना ही चाहिए, अर्थात परिवार में एक के पास तो बैंकिंग खाता होना ही चाहिए। और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसको भी प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलाने के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया कि आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट जमा करके रखना है या फिर खाता खुलाने के लिए इतने पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट योजना। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री जन धन योजना पहले की वित्तीय समावेशन योजना से कैसे अलग है? तो ये सारे पॉइंट से हम समझेंगे कि कैसे अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर 1 है उसको पढ़ते हैं। पीएमजेडीवाई पहले की योजना के विपरीत गांव की कवरेज की बजाय परिवार के कवरेज पर केंद्रित है। ये जो विकल्प है वो सही है, अर्थात इसमें हमने देखा था कि इस योजना में गांव की कवरेज अर्थात गांव की आबादी को नहीं देखा जाता, बल्कि परिवार की कवरेज अर्थात परिवार में हर जितने भी व्यक्ति, कम से कम परिवार में हर एक परिवार का जो है बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए, इस तरीके से परिकल्पना की गई। दूसरा है यह ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के कवरेज पर भी केंद्रित है, ये भी सही है। अगला है पूर्ववर्ती योजना का लक्ष्य केवल 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव का था, जबकि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसमें 1000 से 1500 आबादी के परिवार हैं उनको भी शामिल किया जाता था। इसके साथ साथ आपका जो है 5 किलोमीटर की वाजिब दूरी में सभी सेवा उपलब्ध हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो है डी है 1 2 3 4, ये सब कुछ सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड होने पर कितने राशि का दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है? तो अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना है और अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है तो यहां पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ के संदर्भ में क्या क्या सही है? तो हमने ये देखा कि 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है, ये सही है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था थ्योरी में कि 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर भी मिल जाता है और 6 माह तक खाते का संतोषजनक परिचालन करने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है? अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी एक निश्चित राशि तक पैसा निकाला जा सकता है, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। फिर अगला है आपका, 28/12/2022 की स्थिति में कुल कितने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले जा चुके हैं? तो हमने इकोनॉमिक सर्वे का जो ये पीडीएफ था उसको पढ़ाया था आपको और ये चार्ट वगैरह भी पढ़ा दिया था। इसमें हमने देखा था कि अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण है उसका पेज नंबर 75 आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट कि कुल 47.83 करोड़, यहाँ पे आप देखेंगे 47.83 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अब ये जो डेटा है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, इस वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी जो वर्तमान है वो भी लिखा हुआ है कि अभी तक 50.56 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना आए तो हो सके तो आप इसको भी ध्यान में दे सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड जो है ये कब जारी किया गया? तो रुपे कार्ड आप याद रखेंगे 8 मई 2014 को जारी किया गया। भारत के राष्ट्रपति उस समय तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी, इनके द्वारा जो है रुपे कार्ड जो है जारी किया गया। और रुपे कार्ड जो है हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत देश का एक जो है भुगतान प्रणाली सेवा है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो जैसे कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए फिर जो है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके लिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निर्भर थे, ठीक है। जितने भी जैसे वीजा कार्ड हो गया, आपका मास्टर कार्ड हो गया, ये बाहर की कंपनी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एनपीसीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था, ताकि जो ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी चार्जेस होने चाहिए, जो बाहर चले जाते हैं देश के पैसे, वो पैसे हमारे पास ही रहे। और इसके साथ साथ हमारे जो देश में है इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस तरीके से रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। रुपे कार्ड जो है एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, आप इसको याद रखेंगे। एनपीसीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो रुपे कार्ड जो है राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। अब इसका हिंदी नाम भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय भुगतान निगम, इनके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के कितने रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है? तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है रुपे डेबिट कार्ड। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछेगा, तो एनपीसीआई का भी थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस तरीके से मैंने बनाया है। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिर अगला है, दिनांक 31/12/2022 तक कुल कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जारी किए जा चुके हैं? तो 16.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में क्या सही है? देखिए पहले क्या है, केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है रुपे कार्ड से लिंक नहीं था। जब रुपे कार्ड को लिंक किया गया तो उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, जैसे केसीसी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, है ना, इस सबको रुपे कार्ड से जोड़ा गया। तो अब हम देखेंगे कि दिसंबर 2022 तक आपका 11,56,525 रुपये क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है आपका। रुपए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु जिला राज्य सहकारी बैंक की शाखा में बचत शाखा होना आवश्यक है, ये ऑप्शन भी सही है। किसान का सेवा सहकारी समिति में कार्डधारी होना आवश्यक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा।
फिर अगला है आपका क्वेश्चन, मुद्रा योजना में आपका जो मुद्रा का फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना को क्यों शुरू किया गया? ताकि जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको जैसे ऋण वगैरह मिलने में दिक्कतें होती हैं, उस दिक्कत को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और इस योजना के अंतर्गत 3 चरण में शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 चरणों में ऋण दिया जाता है। आगे हम उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुद्रा योजना कब शुरू किया गया ऐसा पूछा जाए तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू किया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुद्रा योजना के तहत जो ऋण मिलते हैं छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों को, तो ये जो ऋण है वो कितने चरणों में दी जाती है? तो ऋण जो है 3 चरणों में दी जाती है। ये याद रखेंगे कौन कौन से 3 चरण? शिशु ऋण योजना, किशोर ऋण योजना और आपका तरुण ऋण योजना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिशु ऋण योजना के अंतर्गत कितना राशि मिलता है, किशोर ऋण योजना के अंतर्गत कितना राशि मिलता है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आगे प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। मुद्रा योजना के शिशु ऋण योजना के अंदर कितनी राशि का प्रावधान है? तो याद रखेंगे शिशु ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का प्रावधान है, अर्थात 50,000 रुपए तक का ऋण आप शिशु ऋण योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। जबकि जो किशोर ऋण योजना है इसके अंतर्गत आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। और तरुण ऋण योजना के अंतर्गत आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कोलकाता से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को। ये डेट याद रखेंगे, कब? 9 मई 2015 को। फिर अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई? मैंने जस्ट अभी बताया कि कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसी को खरीदने के लिए हर साल कितने रुपए का जो प्रीमियम है वो देना पड़ता है? तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ देखेंगे तो वहां पे 330 रुपए लिखा हुआ है, 330 रुपए हर साल प्रीमियम। लेकिन अब ये बढ़ गया है, प्रीमियम बढ़कर 436 हो गया। तो इसका वैसे सही आंसर 436 होगा, लेकिन अगर 436 ऑप्शन में ना हो तो आप 330 ले सकते हैं, क्योंकि 330 पहले था, अब ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी 436 आएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप 330 ले सकते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत यदि किसी भी कारणवश बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु हो जाती है, तो जोखिम सुरक्षा के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की और मृत्यु हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी होंगे उनको कितने रुपए का जो है लाभ मिलेगा? तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है, और दुर्घटना के दौरान आंशिक रूप से या फिर अस्थायी विकलांग होने पर कितना लाख रुपए का प्रावधान है ऐसा पूछा जाए तो 1 लाख रुपए का प्रावधान है, ठीक है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक या स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो हम इससे जो पहले पढ़ रहे थे वो क्या था? ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये हम पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों की शुरुआत एक साथ की गई थी 9 मई 2015 को। कहाँ से? कोलकाता से, ठीक है। दोनों की जो है शुरुआत एक साथ की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को कितने लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा कवर मिलता है? तो ये जो आपका पिछला वाला योजना था, थोड़ा सा पीछे से चले जाता हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यहाँ पर किसी भी कारणवश अगर मृत्यु हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है दुर्घटनावश अगर मृत्यु होता है ना तो आपको बीमा कवर मिलता है, और यहाँ पे दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसी को खरीदने के लिए हर साल कितने रुपए का प्रीमियम जो का भुगतान करना पड़ता है? तो वहां पे हमने देखा था 436, यहाँ पे मात्र 20 रुपए। अब ये भी बढ़ गया है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको 12 रुपए देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़कर 20 रुपया हो गया है। तो यहाँ पे भी आप क्या ध्यान देंगे? अगर 20 रुपये ऑप्शन में ना हो तो आप 12 रुपये ले सकते हैं। अगला आपका सुकन्या समृद्धि योजना कब से शुरू की गई? तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अगर घर में बच्ची हैं, अगर बच्ची का जन्म होता है तो मैक्सिमम 2 बच्ची के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो लगभग 9.1% इंटरेस्ट रेट के साथ जो है आपको बाद में वापस मिल जाएगा। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में गलत क्या है, ठीक है। तो एक एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें गलत क्या है। यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है, तो ये तो सही है। खाता धारक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। न्यूनतम 250, अधिकतम 1.5 लाख रुपए। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। अगला क्या है? इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बच्ची के लिए है तो 10 वर्ष से कम होना चाहिए। अगला है, अटल पेंशन योजना निम्न में से किनके लिए संचालित है? तो अटल पेंशन योजना ऐसे निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति जो कि कम आय वर्ग के समूह के होते हैं, अर्थात जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक इत्यादि लोगों के लिए चालू किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी ये आ जाएगा, ठीक है। निम्न आय वर्ग के, करदाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए और निजी क्षेत्र में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो, है ना। सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, इन सब के लिए योजना लाया गया। अगला है आपका, अटल पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए कितने रुपए व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आप 1000 से 5000 रुपए
जिस योजना को चाहे चाहे आप 1,000 रुपये देना चाहे, 2,000, 3,000, 4,000, इस तरीके से 1,000 से 5,000 रुपये व्यय करके आप अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा, 2,000 इन्वेस्ट करेंगे तो पेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से 1,000 से 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर अगला आपका बैंकिंग क्षेत्र में IMPS का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, IMPS एक तरीके से ट्रांजेक्शन का टाइप है। जैसे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खाता से दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं पैसा, तो IMPS में क्या होता है, जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। NEFT में थोड़ा सा समय लगता है। अब IMPS में जल्दी से ट्रांसफर होता है तो थोड़ा सा पैसा लगता है, 4-5 रुपये। NEFT में फ्री रहता है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर अगर आपका बैंकिंग क्षेत्र में NEFT का पूरा नाम क्या है, तो NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ना कि इलेक्ट्रिक, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला है आपका RTGS का फुल फॉर्म क्या है, तो RTGS का फुल फॉर्म है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। अगर जैसे बड़ा अमाउंट है 10 लाख 15 लाख, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है, या फिर जैसे आप नकदी में कार लेंगे तो कार अगर आप लोगे तो वो बोलेगा चेक काट के दो, 10-12 लाख का कार है तो RTGS करवा लेगा अपने अकाउंट में। तो जब बड़ा अमाउंट होता है तो RTGS कर लिया जाता है। ठीक है, अगला है सहकारी बैंकों एवं उससे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना निम्न में से कौन सा है? तो जो सहकारी बैंक और इससे संबंधित जो भी प्राथमिक साख समिति हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान भी संचालित करते हैं, निराश्रितों को पेंशन का भुगतान भी करते हैं, स्कूल बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण भी प्रदान करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 20 जुलाई 2020। कैसे याद रखेंगे? 20 3 बार लिख लेना। ठीक है, बीच में 07, 20 जुलाई 2020। कौन से दिन इस योजना की शुरुआत की गई ऐसा पूछा जाए तो हरेली के दिन ये योजना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में, छत्तीसगढ़ जो गोधन न्याय योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? हरेली के दिन इसकी शुरुआत की गई। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पशुपालकों किसानों से गोबर कितने रुपए की दर से खरीदा जाता है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 2 रुपए की दर से गोबर खरीदा जाता है और इस गोबर को आपका कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके बेचा भी जाता है। तो आपको याद रखना है कि 2 रुपए में खरीदा जाता है। ठीक है, 2 रुपए में खरीदा जाता है गोबर को, और बेचा कैसे जाता है? 3 तरीके से, वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद और आपका सुपर कंपोस्ट प्लस खाद। 3 तरीके से कन्वर्ट करके अलग अलग रेट में बेचा जाता है। मैं आपको रेट बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट खाद, फिर आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद हो गया, सुपर कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद, और तीसरा है आपका सुपर कंपोस्ट प्लस, है ना। तो वर्मी कंपोस्ट खाद को 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, सुपर कंपोस्ट खाद को 6 रुपये पर केजी, और सुपर कंपोस्ट प्लस को 6.5 रुपये पर केजी की दर से 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर इन 3 तरीके से कन्वर्ट करके उसको बेच दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य कौन करता है? मार्कफेड, आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, मार्कफेड ये काम करता है। अब मार्कफेड का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, इसको हम मार्कफेड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं? तो प्रदेश में कुल 2058, याद रखेंगे 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। अब ये क्वेश्चन घुमाकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि देखिए, धान उपार्जन का कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। अब प्रदेश में कुल है 2058, तो प्रदेश के कुल 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में से कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के द्वारा धान उपार्जन अर्थात धान खरीदी का कार्य किया जाता है? तो याद रखेंगे टोटल है आपका 2058, लेकिन 30 जो है वो धान खरीदी का कार्य नहीं करते, इसमें 30 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2028। तो प्रदेश में 2028 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। अब ये जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति हैं जो धान उपार्जन का कार्य करते हैं वो उपार्जन केंद्र भी खोल सकते हैं। तो उपार्जन केंद्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो वो 2028 से ज़्यादा है, याद रखेंगे। ये है आपका 2616। ठीक है, इतना टोटल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इतने प्राथमिक कृषि साख समितियों के द्वारा धान उपार्जन का कार्य किया जाता है, और उनका एक से अधिक केंद्र भी तो हो सकता है ना, उपार्जन केंद्र, इसलिए उपार्जन केंद्र ज़्यादा है। उपार्जन केंद्रों की अगर बात की जाए तो धान उपार्जन केंद्रों की संख्या है 2616, याद रखेंगे ये चीज़। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, प्रदेश में कार्यरत कुल 2058 में से 2028 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 2616 केंद्रों पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। तो ये एक लाइन को 3 तरीके से क्वेश्चन बनाकर आपको पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने धान उपार्जन के केंद्रों का कंप्यूटराइजेशन अर्थात उसको डिजिटल किया जा चुका है? तो सभी, और सभी में कितना संख्या है? 2016, है ना। धान उपार्जन के सभी केंद्रों को कंप्यूटराइजेशन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित तिथि के लिए वित्तीय विवरण है
अब यहाँ पे हम देखेंगे लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के लिए था, व्यापारिक खाता भी एक निश्चित अवधि के लिए ही था, रोकड़ बही भी नहीं है, मतलब इसका जो ऑप्शन है बैलेंस शीट हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमने देखा था कि एक निश्चित तिथि के लिए जो वित्तीय विवरण है उसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था की एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम प्रदर्शित क्या करता है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट, इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं यहाँ पे गलत, ये हम निश्चित अवधि की बात करें, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे पढ़ा था निश्चित तिथि। तो इसी तरीके से जैसे मैं अभी ध्यान नहीं दे पाया, वैसे आप यहाँ पर गलती मत करिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या गलत होता है वो भी फायदे में आ जाता है, क्योंकि इसको हम अच्छे से याद रखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना निश्चित तिथि जैसे भी आएगा तो आप बैलेंस शीट याद रखना, और लेकिन निश्चित अवधि आएगा तो आप याद रखना कि ये हम लाभ हानि खाता की बात कर रहे हैं। फिर अगला आपका बैलेंस शीट किसी फर्म के निम्न में से किस वित्तीय विवरण को दिखाता है। तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है, हमने देखा था कि बैलेंस शीट में हम संपत्ति, देनदारियां और शेयर धारक इक्विटी, और इसमें हमने पढ़ा था संपत्ति इक्वल टू देनदारी प्लस शेयर धारक की इक्विटी, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है कि ये तीनों इसमें दिखता है। बैलेंस शीट को और किस नाम से जाना जाता है, बैलेंस शीट को वित्तीय विवरण के साथ स्थिति विवरण और व्यापार का दर्पण, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बैलेंस शीट का मौलिक समीकरण क्या है। तो बैलेंस शीट का मौलिक समीकरण है आपका जो संपत्ति है इक्वल टू देनदारियां प्लस शेयर धारकों की इक्विटी, और ये जो वाला पक्ष है और ये वाला पक्ष है, इन दोनों का जो टोटल है वो बराबर आता है, तभी जाकर बैलेंस शीट को सही माना जाता है, नहीं तो उसको गलत माना जाता है। फिर अगला है किसी बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष और देनदारी पक्ष के संबंध में क्या सही है। तो संपत्ति और देनदारी जो है हमेशा बराबर रहता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि संपत्ति पक्ष जो है ये वाला और ये वाला, दो कॉलम हमने देखा था बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में दो कॉलम हमने देखा था। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे लाइबिलिटी, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लाइबिलिटी से याद रखना, और राइट साइड में एसेट, और इन दोनों का जो टोटल है ये आपका इक्वल ही आएगा, इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो यहाँ पे संपत्ति और देनदारियाँ हमेशा बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर अगला है आपका बैलेंस शीट के संबंध में क्या सही नहीं है, ये क्या सही नहीं है बोल रहे, तो पढ़ते हैं। बैलेंस शीट एक खाता नहीं अपितु एक विवरण पत्र है, ये तो सही है। इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, ये भी सही है। यह निश्चित तिथि के लिए तैयार किया जाता है, ये भी सही है। यह निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ये गलत है। निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि खाता तैयार होता है, ठीक है। बैलेंस शीट के संबंध में क्या सही है, ये था सही नहीं है और ये है सही। इसमें संपत्ति व दायित्व की प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है, ये सही है। इसमें अंतिम खातों के निर्माण में अंतिम चरण इसको माना जाता है, ये सही। हमने पहले देखा था ट्रेडिंग खाता, उसके बाद लाभ हानि खाता तैयार होता है, तब कहीं जाकर ये बैलेंस शीट तैयार होता है। लाभ और हानि खाता तैयार करने के बाद ही बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपका लाभ हानि खाता तैयार कैसे किया जाता है। तो लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है निश्चित अवधि के लिए। प्रत्येक कंपनी आमतौर पर कब लाभ और हानि खाता तैयार करती है, तो इसका ऐसे कुछ फिक्स नियम है नहीं, है ना, लेकिन जनरली वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ष के अंत में वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि माह के अंत में, हर 6 महीने में, और वर्ष के अंत में अगर तीनों ऑप्शन देखेंगे तो वर्ष के अंत में वाला ऑप्शन ले सकते हैं। कई जगह वर्ष के अंत में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। अगर क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला है ट्रेडिंग खाते का उपयोग किस लिए किया जाता है। ट्रेडिंग खाते का उपयोग हमने देखा था कि सकल लाभ या फिर सकल हानि निकालने के लिए किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते का उपयोग किस लिए किया जाता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकालने के लिए। कैसे याद रखेंगे, इसके नाम में ही लाभ हानि खाता है तो इसमें शुद्ध लगा देना, है ना। इसके नाम में ही लाभ हानि खाता है, मतलब ये एक्चुअल में लाभ और हानि निकालने के लिए है, तो शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि हम इससे निकालेंगे, और ट्रेडिंग खाते से निकलेगा सकल हानि या फिर सकल लाभ। फिर अगला क्वेश्चन है सकल लाभ का समीकरण क्या है। तो सकल लाभ का समीकरण है, हमने यहाँ पे देखा था कि जो सकल लाभ है उसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि कितना बेचा गया और वो कितने का था, ठीक है। तो शुद्ध बिक्री और बेची गई वस्तुओं की जो कीमत है उसको ही देखा जाता है। तो ये सकल लाभ का ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। लाभ हानि खाते में कितने पक्ष होते हैं, हमने देखा क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष, दो पक्ष होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है आपका लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है। तो डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है, डेबिट का मतलब होता है खर्च, अगर खर्च ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना सकल हानि एवं अप्रत्यक्ष खर्च। अब यहाँ पे शुद्ध याद मत रखना, यहाँ पे सकल इसलिए याद रखना क्योंकि जो है ट्रेडिंग खाते अर्थात व्यापारिक खाते से जो सकल लाभ या फिर हानि निकलता है उसको हम शिफ्ट करते हैं लाभ हानि खाते में। तो यहाँ शुद्ध कहाँ से आ जाएगा, शुद्ध तो बाद में निकलेगा ना जब कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे सकल हानि या फिर सकल लाभ रखा जाएगा,
ठीक है, सकल लाभ किस कंडीशन में, अगर क्रेडिट वाला ऑप्शन रहेगा तो, और ये वाला जो ऑप्शन है वो डेबिट वाला ऑप्शन है, तो डेबिट पक्ष में रखा जाएगा सकल हानि और अप्रत्यक्ष खर्चे। ठीक है, अगला है लाभ हानि खाते के, अब सेम क्वेश्चन है क्रेडिट को लेके, क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम मतलब ज़्यादा इनकम होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरीके से याद रखना सकल लाभ एवं अप्रत्यक्ष आय। फिर अगला, यदि लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो क्या होगा। तो लाभ हानि खाते में अगर डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो डेबिट, डेबिट का मतलब क्या होता है, खर्च, है ना, और ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, हानि हो जाएगा, तो यहाँ पे शुद्ध हानि हो जाएगा। ठीक है, यदि लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो क्रेडिट मतलब इनकम ज़्यादा हो गया, है ना, तो यहाँ पर शुद्ध लाभ हो जाएगा। फिर अगला है आपका लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ का निकाला कैसे जाता है, शुद्ध लाभ को कैसे निकाला जाता है, इसको अब देखेंगे। तो लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लाभ है ना, उसमें अगर कोई खर्च होता है तो उसको हम घटा देते हैं, और अगर कुछ आय होता है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो शुद्ध लाभ कैसे निकालेंगे, जो सकल लाभ है, अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसको हम घटा देंगे कि इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा और इनकम आया तो उसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से याद रखना, शुद्ध लाभ इक्वल टू सकल लाभ माइनस अप्रत्यक्ष खर्च प्लस अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष खर्चों के उदाहरण है बिक्री कर, रख रखाव, मूल्यह्रास, ये सब कुछ है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें इतने फैक्ट नहीं है कि और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन पाए, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। बाकी के जो आपके सिलेबस बचे हुए हैं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन जैसे भी हो जल्दी से जल्दी हो जाए। और कल जो है टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर देंगे, तो कल अगर आप लेना चाहेंगे तो उसको ले लीजिएगा। जनरली ऐसा है कि जो एमसीक्यूज वगैरह है ये तो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको जैसे मैं पढ़ा हूँ उस तरीके से पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग जो हमने पढ़ा उससे इसको संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको एक इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप सिंपली टाइमर ऑन हो जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, सही गलत तुरंत बता देगा, और एक रिपोर्ट बनाकर वो दे देगा कि आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए। तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। इससे क्या है, हम सिंपल गेस करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर पीडीएफ से सिंपल उसको पढ़ के हम अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या है, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ मैंने रखा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।